एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3D क्रिस्टल का पार्ट 2, जिसमें हम HCP 2D से 3D के लिए CCP और SCP बनाएंगे। कल हमने बात करी थी या पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्गाकार निबिड़ संकुलन से सिंपल क्यूबिक सेल और BCC काय केंद्रित हमने घनी जालक बनाया था। ठीक है, SCC और BCC की बात हो चुकी है। ठीक है, और अगर जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे एक बार वो पिछले लेक्चर देखे, तभी आज के लेक्चर बाकी आगे कंटिन्यू समझ में आएंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमने 2D से क्या बनाना है, 3D। ठीक है, तो 2D के हमने SCP से हमने दो 3D बनाए थे, SCC और BCC। ठीक है, ये बात हो चुकी है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो होगी 2D के HCP से 3D बनाने हैं और 3D दो बनेंगे हमारे पास। एक तो वापस से HCP 3D और एक बनेगा CCP 3D। ठीक है, आज हम ये दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक, HCP से हमें किस प्रकार से CCP और SCP 3D बनाने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इधर HCP में यहाँ पे बना रहा हूँ। एक बार ध्यान से चित्र को समझना, बिना समझे थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो सब कुछ भूल जाओगे। ध्यान रखना, देखना HCP में बना रहा हूँ। क्या HCP वही था कि गोले जो थे एक विमीय, उन गोलों के दो गोलों के बीच में जो गैप था उसी के अंदर हम क्या कर रहे थे, आने वाला नेक्स्ट एटम रख रहे थे। यही था ना भाई, एटम के नीचे एटम आता तब तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन बन जाता, और दो के बीच में आ रहा है तब षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना, और हमें षटकोणीय से ही बनाना है। ठीक है ना, तो ये वाली अरेंजमेंट चलेगी। ये वाली अरेंजमेंट चलेगी, फिर इन दो के बीच में। ठीक है, ये वाली अरेंजमेंट चलेगी। ठीक है, एक और बना लेते हैं, फिर से आगे चले। एक बार इतना ही लेके चलते हैं। अब आप इसमें से देखना, ध्यान से देखना, मैं क्या बात कर रहा हूं। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D की बात कर रहा हूं। इस 2D की जब मैंने संरचना बनाई तो मुझे इसमें दो प्रकार की अंतराकाशीय अवकाश दिखे। हमने HCP जब पढ़ा था तो हमने बोला था ना, इसमें अंतराकाशीय अवकाश कौन से होते हैं, त्रिकोणीय है। ठीक है ना, तो देखो दो गोलों के बीच में जब आता है तो यहाँ एक त्रिकोण बन रहा है, सीधा त्रिकोण बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा त्रिकोण। ये कैसा बन रहा है, सीधा त्रिकोण। ये कैसा बन रहा है, सीधा त्रिकोण। तो मुझे यहाँ पे दो प्रकार के त्रिकोण मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं भाई, एक मिल रहा है सीधा, और दूसरा देखो इस बार यहाँ देखो दो गोलों के ऊपर एक गोला है, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, उल्टे वाले को मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ भी देखो कैसा बन रहा है, उल्टा। यहाँ भी देखो कैसा बन रहा है, उल्टा। क्लियर। फिर से नीचे वाले में जाओ, यहाँ देखो कैसा है, सीधा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे सीधा, और यहाँ देखो उल्टा, फिर से उल्टा, और फिर से उल्टा। चलता रहेगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। क्यों बता रहा हूँ अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो जो उल्टा मैंने रेड से बनाया वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये तो HCP था। HCP इधर गए 1D, इधर गए 2D। 3D के लिए क्या करूंगा, एटम ऊपर लाऊंगा। सही है, तो अब जो मैं एटम ला रहा हूं वो मैं क्या ला रहा हूं, इन वॉइड के ऊपर। ये जो सीधा वाला जो आपको अंतराकाशीय अवकाश दिख रहा है ना, त्रिकोणीय, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट एटम लेके आ रहा हूं। ठीक है, और वो जो मैं एटम लेके आ रहा हूं उस एटम को मैं लाल पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखना भाई, वो मैं कहाँ ला रहा हूं, इस सीधे वाले ट्राइंगल के ऊपर। तो मैंने नेक्स्ट एटम कहाँ लेके आ गया भाई, यहाँ पे।
तो अगला एटम ऑटोमेटिक सीधे वाले के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यही होती है ब्यूटी ऑफ द नेचर। ये देखो ऑटोमेटिक कहाँ जा रहा है, सीधे वाले के ऊपर। नेक्स्ट वाला जो आप बनाओगे वो भी कहाँ जाएगा, सीधे वाले के ऊपर ही जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब एक बार आप ध्यान से देखना इस चीज को। जब आपने सीधे वाले के ऊपर लाके एटम रखा था तो ध्यान से देखो नीचे कितने एटम है, 3, जो कैसे वर्ड बना रहे हैं, त्रिकोणीय। और उसके ऊपर एक एटम आ गया। याद करो जब स्टार्टिंग में हमने वॉइड पढ़ा था अंतराकाशीय अवकाश, तो हमने 2D वाले पढ़े थे। 2D में हमने बात करी थी कि 2, 3 जो होते हैं उनको पास में लाते हैं तो त्रिकोणीय बनता है। और जब इस त्रिकोणीय से मैं 3D में गया था तो त्रिकोण के ऊपर एक एटम लाया था, तब चतुष्फलकीय रिक्ति बनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो 3 एटम ब्लैक वाले नीचे है, उसके ऊपर एक रेड एटम आ रहा है। कैसी रिक्ति बन रही है, चतुष्फलकीय। यानी कि ये जो सीधा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ये कैसी रिक्ति बना रहा है, चतुष्फलकीय। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस सीधे वाले ने कैसी बनाई है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल रिक्ति बनाई है। क्लियर। आगे देखो ये भी सीधा वाला कैसी बना रहा है, टेट्राहेड्रल। ये भी सीधा वाली कैसी बना रहा है, टेट्राहेड्रल। देखो 3 तो नीचे है ब्लैक वाले, 1 2 3, और इसके ऊपर ये रेड वाला आ गया। क्लियर। चलो बढ़िया। अब आगे आप ध्यान से देखो, जब आपने ये रेड वाले एटम लाके ऊपर अरेंज किए तो एक प्रकार की और रिक्ति बनी है यहाँ पे। देखो अष्टफलकीय रिक्ति को दर्शाने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से, एक तो आपने ये देखा था अष्टफलकीय रिक्ति को दर्शाने का कि 4 जो होते हैं वो तो यहाँ पे वर्गाकार रिक्ति बना रहे थे, और आपने क्या किया था, एक इसके ऊपर लाए थे और एक इसके नीचे लाए थे। इसको आपने ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्ति बोला था, ठीक है। इसको दर्शाने का एक और तरीका है। इसको जब ऐसे देखा जाता है ना, ये जो वर्ग है, इस वर्ग को आप यहाँ 2D में देख रहे हो, जबकि आप ऐसे देखोगे कि ये जो नीचे वाले 2 गोले हैं ये यहाँ सामने हो, तब आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगी। उसका नाम भी अष्टफलकीय ही होता है। वहाँ आपको इस प्रकार दिखेंगे, 3 गोले इस प्रकार से सीधे दिखेंगे और 3 गोले आपको इस प्रकार से उल्टा त्रिभुज बनाते दिखेंगे। ये भी किस प्रकार की रिक्ति है, ऑक्टाहेड्रल। दोनों ही अष्टफलकीय के ही रूप होते हैं। आपको ये वाली ऑक्टाहेड्रल में इसमें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जो आपने लेयर फर्स्ट बनाई ना ब्लैक वाली एटम की, वहां पे देखना ये ब्लैक वाला एटम, ये ब्लैक वाला एटम और ये वाला ब्लैक एटम कैसा बना रहे हैं, सीधा त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपने रेड ला के रखे हैं उनको देखो, एक रेड वाला ये रहा, एक रेड वाला ये रहा, एक रेड वाला ये रहा। ये कैसा बना रहे हैं, उल्टा वाला बना रहे हैं। तो क्या ऐसा ही बन रहा है क्या, नीचे 3 ये वाले ब्लैक मान लो, ये 3 ब्लैक तो देखो नीचे है, ठीक है, ये 3 ब्लैक वाले, और इनके ऊपर 3 क्या है, रेड वाले, जो एकदम सीधा उल्टा वाला बना रहे हैं त्रिभुज। तो ये वाली कौन सी रिक्ति बन गई, ये वाली रिक्ति कौन सी बन गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। क्लियर। तो देखो ध्यान से, जब आपने क्या किया, ब्लैक वाली जो ए लेयर है, ए वाली, इस ब्लैक वाली को आप क्या मान लो, ए मान लो, और इस रेड वाली को आप क्या मान लो, बी मान लो। इस रेड वाली को क्या मान लो, बी मान लो। तो जब बी वाली परत ए वाली परत के ऊपर आई तो ऑटोमेटिक क्या बना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, ठीक है। और क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड बना। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है। देखो ध्यान से, जब ये बी वाली लेयर है ना, बी वाली परत, इसके अंदर ये वाली तो क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्योंकि 3 नीचे काले वाले हैं और 3 ऊपर लाल वाले हैं। लेकिन ध्यान से देखो तो एक चीज, ये जो लाल वाले एटम है, ये 3 एटम, इनके बीच में भी देखो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, उल्टा त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये उल्टा त्रिभुज ध्यान से देखो, इस त्रिभुज के नीचे देखो एक काला वाला एटम है कि नहीं। यानी कि 3 एटम की त्रिकोणीय रिक्ति के नीचे भी अगर कोई एटम आता है तो उस प्रकार की रिक्ति को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल रिक्ति, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति। तो क्या फर्स्ट वाली लेयर के अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही थी और दूसरी वाली लेयर के अंदर भी क्या बन रही है, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट वाली रिक्ति के
इन चतुष्फलकीय को मैं ए बोल दूं, इनको क्या बोल रहा हूं मैं, ए, तो बताओ मैं इसको क्या बोल दूं, बी बोल देता हूं, इनको मैं क्या बोल देता हूं भाई, बी। देखो यहाँ पे बी, आगे और बन जाएगा बी, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो ध्यान देना, ये वाली जो थी उल्टा त्रिभुज जो बन रहा है, यहां पे कौन सी रिक्ति बन जाएगी, बी लेयर बन जाएगी, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई, एक और टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई, ठीक है। इस रेड वाली के अंदर क्या बन गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। आगे और जैसे अरेंजमेंट आप बढ़ाते जाओगे टेट्राहेड्रल बनते जाएंगे। अगर इस रेड वाले को आप और लेके आओ, यहाँ पे और लेके आओ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बी वाला टेट्राहेड्रल, बी वाला टेट्राहेड्रल। देखो 3 लाल वाले नीचे काला एटम, 3 लाल वाले नीचे काला एटम, क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। ये अभी तक हमने 2 परतें लेके आए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीसरी परत लेके आ रहा हूं। तीसरी परत में कहां लेके आऊं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। देखो तीसरी परत आएगी तो दूसरी के ऊपर ही, लेकिन दूसरी के अंदर 2 प्रकार के अंतरकाशीय अवकाश है, पहला अष्टफलकीय और दूसरा यहाँ पे क्या है, चतुष्फलकीय। तो अगर मैं इस चतुष्फलकीय बी वाले के ऊपर तीसरा एटम लेके आता हूं, तो ध्यान से देखो वो पहले वाली लेयर के जस्ट ऊपर आ रहा है, ये ब्लैक वाला पहला ही तो है और इसके ऊपर आ रहा है। ध्यान से देखना, जब मैं इस बी वाले के लिए ऊपर तीसरी एटम का लेयर लेके आता हूं, तो वो पहली वाली के ऊपर ही बनता है। इसका मतलब नीचे वाली को अगर ए मानूं, दूसरी वाली को बी मानूं, तो तीसरी ए के ऊपर ही आएगी, इसका मतलब वो भी क्या होगी, ए। तो इस चतुष्फलकीय के ऊपर जब मैं तीसरी लेयर लेके आता हूं, तो जो व्यवस्था बनेगी वो क्या कहलाएगी, एबी व्यवस्था, ठीक है भाई, एबी व्यवस्था बनेगी। इसी को हम आगे चलकर क्या बोलेंगे, HCP3D, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलो अब हम इस चतुष्फलकीय पे नहीं लाते हैं तीसरा एटम, तो मैं तीसरा एटम कहां लेके आऊंगा, अभी ऊपर वाला मैं लाऊंगा इस अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर। जब मैं इस अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर अपना नेक्स्ट एटम लेके आता हूं, तो ध्यान से देखो भाई, जब मैं इस अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर अपना नेक्स्ट एटम लेके आता हूं, तो ये वाला जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, ये ना तो पहली के ऊपर है ना दूसरी के ऊपर है, ये अपना अलग ही है। इसका मतलब ये कौन सी लेयर आ गई मेरे पास, सी वाली परत आ गई, ठीक है। ये वाली ए परत हो गई, नीचे ब्लैक वाली, रेड वाली बी परत हो गई, और ये क्या हो गई, सी वाली परत हो गई, ठीक है। और इस सी वाली को मैं आगे दोहराता जाऊंगा, ये सी वाली ब्लू वाली हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर सी वाली के ऊपर चौथी लेयर लेके आता हूं, तो सी वाली ये ब्लू वाली है और इसके ऊपर चौथी लेयर आएगी, तो ध्यान से देखो वो वापस कहाँ जा रही है, ए के ऊपर जा रही है, यानी कि ए बी सी के ऊपर वापस क्या आ रही है, ए। इस प्रकार के अरेंजमेंट को, क्योंकि हम किसके ऊपर बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलूंगा, एबीसी व्यवस्था। क्लियर, ये वाली चीजें हैं। अब इस चित्र को देखने के बाद कोई नहीं समझा पाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने ये सारी बातें इधर लिख रखी है। आप इसमें से क्या समझ सकते हो, सबसे पहले आपने HCP2D बनाया, उसके अंदर आपको 2 प्रकार के त्रिभुज दिखे, सीधा वाला और उल्टा वाला। सीधा वाला जो है, जब आप उसके ऊपर दूसरी परत लेके आते हो, तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति में बदल जाता है, ठीक है। और दूसरी लेयर जब आप रिपीट करते जाते हो, तो ऑटोमेटिक क्या बन रहा था, अष्टफलकीय रिक्ति भी बन रही थी। और अष्टफलकीय रिक्तियों के बीच में हमें क्या मिली, दूसरी वाली क्या मिल गई, चतुष्फलकीय रिक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी संकुल के अंदर अष्टफलकीय रिक्तियां अगर n होती है, कितनी हो, n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है, n + n, कितनी होगी, 2n। ये बात ध्यान रखना भाई, जब अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है, n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है, 2n होती है। ये इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जब आप षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाते हो, तो उसमें एक चतुष्फलकीय रिक्ति तो होती है, ठीक है। जैसे ही आप दूसरी परत लाओगे और दूसरी परत के रिपीटेशन से एक ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, एक और चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, इसीलिए कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तियों से चतुष्फलकीय रिक्तियां डबल पाई जाती है, ठीक है।
तो ये 2n होती है और वो n होती है। क्लियर? तो एबीसी संरचना जो हमें बनेगी उसी को हम आगे जाके बोलेंगे CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर इस संरचना में से मैं आपको CCP की मात्रक कोष्टिका निकाल के समझाता हूं। तो अब हम बात करते हैं मात्रक कोष्टिका की। भाई ये पूरा का पूरा एक क्या है, क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक में कोई ना कोई मात्रक कोष्टिका होगी जिसको बार बार रिपीट करने से ये जालक बनता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, एक मात्रक कोष्टिका निकालता हूँ। ध्यान से समझना वो मात्रक कोष्टिका कैसे निकाली जाती है। समझाने को मैं डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ कि 12th में कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप केमिस्ट्री को सीखना है तो इस चीज को सीखो, वरना रटना तो वो लास्ट में है ही। ठीक है, ध्यान देना इसके अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट वाली जो ए लेयर है ना, उसका मैं ये वाला एटम उठा रहा हूँ जहां मैं डॉट बना रहा हूँ। ये ब्लैक वाला एटम दिख रहा है सबको, ये ब्लैक वाला एटम मैं यहां बना रहा हूं, ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ए लेयर वाला। क्लियर? अब आप इसको ध्यान से देखो, इस ब्लैक वाले के ऊपर मैंने रेड वाले बना रखे हैं 3, जो कैसा त्रिभुज बना रहे हैं, सीधा वाला त्रिभुज बना रहे हैं। 1 2 3, ये रेड वाले। ठीक है, उन रेड वालों को मैं इसके जस्ट नीचे बना रहा हूं। वो कैसा बना रहे हैं, सीधा त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसा ही बना रहे भाई। और अगर मैं इसको रिपीट करता जाऊंगा तो ये कैसा है भाई, 2 के बीच में 1 है, मैं इसको फिर से आगे रिपीट कर सकता हूं भाई, ये तो है ही, संकुल के अंदर चलता रहता है। ठीक है, ये कौन सी लेयर हो गई, बी वाली लेयर हो गई। अब इस रेड वाले तीनों के ऊपर देखो, ब्लू वाले उल्टा बना रहे हैं त्रिभुज। 1 2 3 ब्लू वाले यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्लू वाले हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ये कैसा बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं। तो मैं उल्टा बना रहे हैं तो मैं उनको उल्टा ही बना देता हूँ। 1 2 3। इसको मैं अगर आगे और रिपीट करूँ तो वो इसी प्रकार से बनते जाएंगे भाई। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, जब चौथी लेयर लेके आऊंगा तो मैं इस ब्लू वाली के ऊपर ही लाऊंगा, सी लेयर के ऊपर। और सी लेयर की जब ये वॉइड बनती है इसके ऊपर लाऊंगा तो वो जस्ट किस पे आती है, ए के ऊपर आती है। यानी कि चौथी लेयर वापस से कौन है, ए वाली। तो मैं ए वाले को वापस कहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे। ये कौन हो गई, ए लेयर। ये कौन हो गई, सी लेयर। ए बी सी अरेंजमेंट चलता जाएगा। ये तो मैंने अभी बनाई है इसकी व्यवस्था का एक छोटा सा रूप, और इसी से हम क्या बनाएंगे अब, इसकी एक मात्रक कोष्टिका। तो ध्यान देना, देखिए जैसे हमने SCC BCC पढ़ा था, तब हमने बोला कि कॉर्नर पे एटम होते हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं। लेकिन जब हमने बनाया था तब तो कॉर्नर पे छोटे छोटे एटम बनाए थे ताकि आसानी से मात्रक कोष्टिका को समझा जा सके। तो मैं इन एटम्स को छोटा कर करके एक मात्रक कोष्टिका बना रहा हूँ। समझना ध्यान से कौन सी मात्रक कोष्टिका बनती है। अगर मैं इसको इधर बनाऊं तो ध्यान से समझना, सबसे पहले लेयर ए का एटम लेता हूं, ए वाला। ठीक है, उसको मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है भाई। अब देखो बी लेयर के एटम नीचे हैं, कितने हैं, 6, जो ऐसे लड्डू इकट्ठे होते हैं ना, वैसे इकट्ठे हो रखे हैं। इनको मैं बना रहा हूं, छोटे छोटे बनाने तो दूर दूर बनेंगे। फर्स्ट वाला यहां बना दो, और इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे वापस से 3 हो गया। ये बी लेयर हो गई। सी लेयर को देखो, इन 3 के नीचे ये 3, इन 2 के नीचे ये वाले 2, और इस 1 के नीचे इस सीध में ये बनाना है। तो सी वाले ब्लू वाले हैं तो उनको यहां बना दो, 1 2 3, और इन 2 के जस्ट नीचे 1 2, और इसके जस्ट नीचे ये सी वाला एक और एटम आ गया। ठीक है, और लास्ट में ये ए वाला एटम आ जाएगा वापस से रिपीट। तो ये ब्लैक वाला ए एटम आ जाएगा लास्ट में। क्लियर? क्लियर? ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, ये अरेंजमेंट मैंने ये वाली ही बनाई है, बस एटम्स को छोटा कर दिया तो दूर दूर बना दिया। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना कौन सी मात्रक कोष्टिका इसमें से बन रही है। देखो ए वाले को मैंने यहाँ बी से मिलाया,
और फिर मैंने इनको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ मिला रहा हूँ, इसको यहाँ मिला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख के बताओ ये कैसे स्ट्रक्चर बन गई। ये क्या बन गया, वापस से एक घन बन गया। क्या बन गया, घन बन गया। और इस घन में एटम्स कहाँ का प्रेजेंट है, कोनों पर प्रेजेंट है। कहाँ पर है, कोनों पर। देखो प्रत्येक कोने पर क्या है, एटम्स है। और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, फलक के केंद्र पर। फलक के केंद्र पर, केंद्र पर। एक घन के अंदर, इधर लिख रहा हूं ध्यान से देखना, एक घन में कोने कितने होते हैं, 8। फलक कितने होते हैं, 6। किनारे कितने होते हैं, 12। ठीक है, केंद्र कितना होता है, केंद्र होता है 1। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो फलक कितने हैं, 6 है। फलक यानी एक कमरा अगर मानो तो कमरे में 6 दीवारें होती है। 4 दीवारें तो आप बोलते ही हो, एक आंगन होता है और एक क्या होती है, छत होती है। वो भी क्या है, दीवार। उन दीवारों को आप क्या मान सकते हो, फलक। और एक दीवार को कॉमन मानते हुए हम कितने कमरे बना सकते हैं। मान लो ये वाली दीवार है, इस दीवार को कॉमन मानते हुए मैं कितने कमरे बना सकता हूँ, इसके पीछे एक और कमरा बना दो बस। भाई 2 कमरे बनाने हैं तो बीच में दीवारें तो निकालते हैं, तो एक दीवार को मानते हुए 2 बना दो। तो उस दीवार पे अगर कोई एटम है तो कितने कमरों में गया, 2 में। तो एक कमरे को कितना मिला, 1/2। ठीक है, ऐसे। तो ये बन गई अपने FCC। कक्षा 12th में डायरेक्टली पढ़ाया जाता है कि FCC क्या होता है। FCC वो होता है जिसमें घन के कोनों पर तथा घन के फलक के केंद्रों पर अवयवी कण पाए जाते हैं। जबकि ये तो एक क्या है, मात्रक कोष्ठिका। इसी को क्या बोलते हैं भाई, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, FCC। और ये क्या है, मात्रक कोष्ठिका। क्या है ये, मात्रक कोष्ठिका। तो ये मात्रक कोष्ठिका, तो पूरा जाल क्या होता है, ये वाला, इसको कहते हैं क्रिस्टल जाल, क्रिस्टल जालक। इस क्रिस्टल जालक में से एक मात्रक कोष्ठिका निकाली है। क्रिस्टल जालक का नाम है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इस घनीय निबिड़ संकुलन में से ही क्या निकली है, मात्रक कोष्ठिका, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये वाली बन गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हो गई CCP से FCC बनाना। इसीलिए 12th में डायरेक्ट पढ़ा जाता है CCP बराबर FCC। जबकि रियल में क्या होता है, CCP पूरा का पूरा जालक होता है और उसकी एक मात्रक कोष्ठिका क्या होती है, FCC। दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ उसी का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि एक CCP के अंदर बहुत सारी FCC मिलेगी, बराबर कैसे हो गया। ठीक है, तो FCC इसका एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस FCC में संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि CCP में संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं, यानी कि FCC में। ठीक है, तो संकुलन दक्षता निकालने के लिए आप बहुत होशियार हो। संकुलन दक्षता आप पहले से जानते हो क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है संकुलन दक्षता। Z गोलों का आयतन, आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ बटा मात्रक कोष्ठिका का आयतन। मात्रक कोष्ठिका एक घन है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा हम A मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A³ × 100। क्लियर। हाँ भाई, अब आगे बात करते हैं। अब हमें संकुलन दक्षता निकालने के लिए 2 बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी, A व R में संबंध पता होना चाहिए हमें, और दूसरा Z अवयवी कणों की संख्या पता होनी चाहिए। क्लियर, यही बात होती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि A और R में संबंध क्या है और Z क्या है, तो देखो Z निकालने के लिए हमें 3D पढ़ रहे हैं, और 3D में कौन सा मेथड होता है, शेयरिंग वाला मेथड। अब आप खुद बताओ, कोने पर एक एटम है तो इस मात्रक कोष्ठिका को 1/8 मिलेगा। तो 8 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा,
1/8 गुणा 8 प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी और भी तो अवयवी कण उपस्थित है। कहाँ पे? फलक के केंद्र पर। अभी थोड़ी देर पहले बताया फलक के एक फलक कितने कमरों में डिवाइड हो रही है? 2 में। अगर इस फलक पे कोई अवयवी कण है तो वो कितने कमरों में गया? 2 में। तो एक कमरे को कितना मिला? 1/2। कितने फलक होते हैं टोटल? 6। एक फलक का 1/2 मिलता है, तो 6 का कितना मिलेगा? काटो भाई, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, कितना आएगा? 1 + 3 = 4। क्लियर? तो हमारे पास z कितना आ गया? 4 आ गया। अब बात करते हैं a और r में संबंध की। a और r में संबंध समझने के लिए अब एक काम करो, मैं यहाँ से एक फलक उठा लेता हूँ, क्योंकि एक फलक जो है ये वाला, इसके कोनों पर एटम है और कहाँ है? बीच में एक एटम है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं एक दीवार यानी कि एक फलक यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब बताओ, फलक के कोनों पर एटम उपस्थित है, ये कोनों पर एटम आ गए, और कहाँ उपस्थित है? फलक के बीच में रेड वाला एटम है, और यहाँ फलक के बीच में एक एटम बना देता हूँ, ठीक है। अब बताओ मैंने इनको जोड़ा क्यों नहीं? भाई जब 4 फुटबॉल आपस में टच किए जाते हैं तो उनके बीच में जो जगह बनती है जिसको अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं, क्या उसमें एक फुटबॉल और आ सकता है क्या? नहीं, एक गेंद आ सकती है, छोटी बॉल आ सकती है। लेकिन मैंने एक फुटबॉल जब बीच में डाल दिया तो वो जो 4 थे वो आपस से क्या हो गए? दूर दूर हो गए। वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। ये 4 एटम है, पहले टच थे, लेकिन जब बीच में मैंने रेड वाला एटम डाला तो ये चारों क्या हो गए? दूर दूर हो गए। इस वजह से हम a और r में संबंध इनके बीच में नहीं निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? इनके बीच में। अब आप बहुत होशियार हो, हमने SCP के अंदर पढ़ा था ये घन की भुजाती a, ये घन की भुजाती a, और ये क्या था? विकिर्ण। और इस विकिर्ण को हम कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हमने ये निकाला था, याद करो। देखिए त्रिभुज मान लो ABC, तो बताओ भाई AC का स्क्वायर क्या होगा? AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर = A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना होगा? 2A स्क्वायर। AC क्या हो जाएगा फिर? AC बराबर A√2। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, जब हमने वर्गाकार निबिड़ संकुलन पढ़ा था तब ऐसा ही आया था, ठीक है। हाँ, तो A√2, तो A√2 आ गई क्या? ये वाली पूरी दूरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर ये गोले की त्रिज्या r है, ये गोले की 2r है, ये r है, तो A√2 किसके बराबर आई? 4r के बराबर आई। तो बताओ भाई A√2 क्या आई? 4r। तो a क्या होगा? 4/√2। √2 से जब इसको काटोगे तो क्या बनेगा? 2√2r। ये बन गई a और r में संबंध। क्लियर? तो यहाँ a और r में संबंध लिख दो। a क्या है? a = 2√2r। z आप निकाल ही चुके हो, कितना होता है? 4। तो संकुलन दक्षता नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ भाई संकुलन दक्षता के अंदर z का मान कितना रखोगे? 4 गुणा 4/3 πr³ बटा a³। a कितना है? 2√2r का क्यूब गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, करते हैं अभी के अभी सॉल्व करो इसको। तो क्या होगा? 4 × 4 πr³ बटा 2 का क्यूब कितना होता है? 8। √2 का क्यूब कितना होता है? 2√2, और नीचे क्या आ गया? 3, और r³ × 100। काट देना जो कटे भाई, ठीक है। 4 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 74%, ठीक है। ये संकुलन दक्षता कितनी आ गई? 74%। अब आप एक बात बताओ, जब संकुलन दक्षता 74% है, इसका मतलब क्या है कि 74% जगह गोलों ने रोक रखी है, अवयवी कणों ने रोक रखी है, तो बाकी क्या है? रिक्त स्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉइड। और वॉइड का परसेंटेज कितना होगा? तो वॉइड कितनी आएगी भाई? वॉइड आएगी 100 - 74 = 26%। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड कितनी होगी? 26%। तो संकुलन दक्षता का मेथड क्लियर है भाई?
ये FCC हो गया घन के कोनों पर, घन के केंद्र पर। इससे हमने Z निकाल लिया, A और R में रिलेशन हमने निकाल लिया, संकुलन दक्षता के फॉर्मूले में मान रख दिया और हमने मात्र इसकी संकुलन दक्षता 74% बता दी। अब एक चीज बाकी रह गई यहाँ पे, वो क्या है? वो ये है कि ये जो FCC बनी है इसमें किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। कितना इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है किसी भी एटम की। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन समझने के लिए, यानी कि एक एटम कितने को टच कर रहा है, इसको समझने के लिए जो हमने पहले वाला चित्र बनाया था उसमें से मैं कुछ बातें यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बात करते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें पहली वाली अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। पहली वाली अरेंजमेंट क्या कहती थी? ए था, फिर बी था, फिर सी था, सी के बाद वापस क्या आएगा? ए, यानी कि इस ए के ऊपर क्या है? सी है। ठीक है, याद करो एक बार ध्यान से, सी वाले कैसा त्रिभुज बना रहे थे? सी वाले उल्टा त्रिभुज बना रहे थे क्या? ऐसे ऐसे तो बना रहे थे। ठीक है, ए वाला क्या बना रहे थे? ए वाले हेक्सागोनल बना रहे थे अपने ही वातावरण के अंदर ऐसे, और बी वाले ए के ऊपर थे, वो कैसा त्रिभुज बना रहे थे? सीधा वाला। इस चीज को यहां मैं समझाता हूं। ए वाले क्या बना रहे थे भाई? ये ए वाला एटम है, ये ए वाली परत थी, ए परत। ए के ऊपर कौन है? सी वाली। कैसा त्रिभुज बना रही है? उल्टा। उल्टे त्रिभुज के लिए हमने ब्लू वाला एटम काम में लिया था वहां पे, ये वाले। ठीक है, और ए के नीचे कौन है? बी वाली। वो कैसा बना रही है? त्रिभुज सीधा, वो सीधा बना रही है ऐसे। हमने वहां पे लाल बनाया था वैसे। अब एक बात बताओ, किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है तो मैं इस एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूँ। ये एटम देखो अपने इन 6 को टच कर रहा है। ठीक है, ऊपर से ये 3 भी तो आएंगे यहाँ पे, तो इन तीनों को टच करेगा, और नीचे से ये 3 आएंगे बी वाली लेयर के। ये कौन सी? बी वाली। ये कौन सी? सी वाली। इनको भी टच करेगा। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ठीक है, कितनी हो गई? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम कितनी हो गई? 12। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 12 हो गई। क्लियर? ये ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं कि भाई सीसीपी जो बना है या एफसीसी जो हमने पढ़ा है, उस एफसीसी के अंदर कौन सी वॉइड पाई जाती है? कौन सी उनके अंदर वॉइड पाई जाती है? तो ध्यान रखना, जब भी 3D क्रिस्टल पढ़ो तो 3D के अंदर जिसकी भी क्रिस्टल की Z आ जाए, Z जितनी होती है उतनी ही क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, जितनी Z होगी उतनी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी उसकी डबल क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये तो हमने निकाला ना अभी कि जितनी ऑक्टाहेड्रल होगी उसकी ट्वाइस क्या होगी? डबल क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ध्यान रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछ ले कि एफसीसी है आपके पास, क्या है? एफसीसी। उस एफसीसी के अंदर गोलों की संख्या आपने Z कितने निकाली थी? 4 थी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होगी? जितना Z है 4 ही क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल कितनी होगी? 2 × 4 कितना हो गया? 8 क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अब हम एक बार पूरा का पूरा जो हमने एफसीसी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है एफसीसी के अंदर, एफसीसी होता क्या है? ठीक है, हाँ तो भाई जब हम एचसीपी से कहाँ गए? सीसीपी में गए, तो सीसीपी की एक मात्रक कोष्ठिका ही क्या कहलाती है? एफसीसी कहलाती है। इसकी सारी बातें यहाँ पे कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने इसके अंदर क्या देखा? ये कैसी अरेंजमेंट होती है? एबीसी व्यवस्था होती है भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी, इसके अंदर Z कितना आता था? इसके अंदर Z आया था 4, बहुत बढ़िया। तीसरा, इसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे? कोनों पर, प्लस कहाँ थे? फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। क्लियर? फिर चौथा हमने पढ़ा A और R में रिलेशन क्या आया?
तो A इज इक्वल टू आया 2√2R। पांचवा हमने पढ़ा इसकी संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, वो आई 74%। छठा इसमें वॉइड कितना परसेंट है, वॉइड इसमें कितनी थी 26%। सातवां इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, वो है आपकी 4। आठवां इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड है आपकी 8। क्लियर, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। हाँ एक और, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी 12। ठीक है, ये सारी बातें हमने FCC के अंदर पढ़ी है और यही सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे, HCP 3D के अंदर। तो अब हम बात करते हैं HCP 3D क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं HCP 3D क्या होता है। तो HCP 2D से ही HCP 3D बनाएंगे हम। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि HCP से जब हमने दूसरी लेयर उसके ऊपर लेके आए थे तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी। फिर टेट्राहेड्रल के ऊपर जब मैं तीसरी लेयर लेके आता हूँ तो AB अरेंजमेंट बनता है और उससे HCP बनता है। ये हमने यहाँ समझा था, उसको मैं यहाँ वापस से समझा रहा हूँ। तो हमने HCP पढ़ रखा है, यह आपका HCP है। HCP में क्या था, दो एटम के बीच में एटम था। ठीक है, दो एटम के बीच में एटम बनाना है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा भी अरेंजमेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया था, इसके ऊपर वॉइड के ऊपर आप B एटम लाए थे, तो ये आपकी दूसरी लेयर आ गई वॉइड के ऊपर। ये देखो ऑटोमेटिक एक बार आपने जो एटम ले लिया उसके अकॉर्डिंग अपने आप चलता जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपकी हो गई A परत। ठीक है, और ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई B परत। अब देखो यहाँ हमने बात करी थी कि जो B परत थी वो A परत के 3 एटम के ऊपर जब ये 3 एटम आते हैं तो यहाँ कौन सी वॉइड बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और B परत के यहाँ पे कौन सी एटम बनी है, कौन सी वॉइड बनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, 3 ब्लू वाले के नीचे एक ब्लैक वाला है ना, तो टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, 3 ब्लैक के ऊपर 3 ब्लू है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब हमने क्या किया था, जब टेट्राहेड्रल के ऊपर मैं वापस से लेयर 3 लेके आता हूँ तो आप खुद बताओ, जब तीसरा एटम मैं इस ब्लू वाले के तीनों के ऊपर लाता हूँ तो क्या वो जस्ट A वाले के ऊपर ही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ये वाला एटम वापस क्या होगा, A के ऊपर ही आ रही है तीसरी परत, एज इट इज बन जाएगा वापस के वापस। इसका मतलब जो तीसरी परत आएगी वापस से वो फिर से क्या होगी, A परत। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, AB व्यवस्था। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो आप खुद देखो, A परत का कोई एटम है, वो देखो ये वाला A परत का कोई एटम है, मैं यहाँ बना रहा हूँ A परत का कोई एटम है, ये वाला। ये देखो A परत का ये अपने आप में कितनों को टच कर रहा है, क्योंकि नीचे वाली तो HCP है ना, और HCP के किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो A परत का कोई एटम इन 6 को टच कर रहा है आपस में, ब्लैक वालों को, तो वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ब्लैक वाले 6। A परत के इन 6 एटम के, देखो ये 6 एटम 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 के ऊपर 3 ब्लू वाले दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 ब्लू वाले, तो ये रहे 3 ब्लू वाले। ठीक है, और इन 3 ब्लू के ऊपर वापस A परत आएगी, यानी कि फिर से 6 एटम इसके वापस से ऊपर आएंगे, तो वो 6 एटम वापस से इसके ऊपर आ जाएंगे। ये आ गए। बताओ किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। तो ध्यान दो, देखें, अगर ये A परत है, ये B परत है, B परत है, ये A परत है, तो वापस कौन आएगी, वापस से आएगी B परत, और ये आ गई आपकी वापस से B परत आ गई। तो आप खुद ही बता दो,
अब देखो ये एटम है, ये अपने यहाँ पे 6 को टच कर रहा है, ऊपर 3 को टच कर रहा है, इन तीनों को, और नीचे इन तीनों को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई इसकी, इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 12। वापस से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी मिल रही है, 12। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं इसकी एक मात्रक कोष्टिका निकालने की। तो इसमें से जब मैं एक मात्रक कोष्टिका बनाऊंगा तो इसकी मात्रक कोष्टिका को इसी चित्र के द्वारा हम समझ लेंगे। बस क्या करेंगे, इन अवयवी कणों को थोड़ा छोटा और दूर दूर बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई। अगर मैं इसकी एक मात्रक कोष्टिका बनाऊं तो देखो यहाँ पे इस एटम के जो ये 6 एटम टच कर रहे हैं, ये एक कैसी संरचना बना रहे हैं, षटकोण। और इस षटकोण को जब मैं यहाँ बनाऊंगा तो ध्यान से देखना भाई, ये षटकोण कैसा है आपका, ये षटकोण बन गया एक। और इस षटकोण के बीच में एक एटम है, वो यहां आ गया। सही है। अब बताओ इस षटकोण के नीचे कितने एटम है बी लेयर के, 3 एटम है। ठीक है, वो मैं 3 एटम इससे ब्लैक से बना देता हूं। वो 3 एटम यहाँ बीच में है। ठीक है भाई। और इस 3 एटम के नीचे वापस से एक षटकोण है क्या, और वो षटकोण इसकी सीध में ही होता है क्योंकि इसके ऊपर ही होता है जस्ट। तो वो षटकोण आप इस ऊपर वाले षटकोण के अकॉर्डिंग ही बना दो। ठीक है, ये एक और षटकोण यहाँ पे बन गया। ठीक है, और इन सब के केंद्र को जब मिलाओगे आप तो एक और षटकोण बन जाएगा नीचे, और इनके बीच में भी क्या है, एक एटम है। इस षटकोण को क्या करो आप, ऐसे मिला दो। ठीक है, बताओ ये एक ग्रेफाइट जैसी संरचना बन गई क्या, कि षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर है और बीच के अंदर कुछ एटम आ गए। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट जैसी इसकी क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। इसीलिए इस मात्रक कोष्टिका का नाम दे दिया षटकोणीय। ठीक है भाई, ध्यान रखना, षटकोणीय क्या हो गई इसकी, मात्रक कोष्टिका। ठीक है, तो हेक्सागोनल में आपने क्या पढ़ा, ये एबी व्यवस्था होती है। किसी एक एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और इसकी मात्रक कोष्टिका का नाम कितना होता है, षटकोणीय। ये हो गया इसकी मात्रक कोष्टिका का नाम। अब इस मात्रक कोष्टिका से आप क्या निकालोगे, कितने इसके अंदर अवयवी कण है, Z निकाल लो इसके लिए। यहीं पे इसके लिए आप Z निकालोगे तो आप बताओ 3 एटम तो इसके अंदर पूरे के पूरे हैं, ये वाले बीच में, तो 3 तो पूरे के पूरे आ जाएंगे। प्लस अब ये एक षटकोण है और इस षटकोण के बीच में एक एटम है। वही बात हो गई फलक वाली, एक षटकोण है उसके बीच में एक एटम है, तो इधर एक और षटकोण बनेगा तो वो उसमें भी डिवाइड होगा। तो एक षटकोण को कितना मिलेगा, 1/2। तो अगर इस षटकोण के इस भाग का 1/2 मिलता है तो इसका भी कितना मिलेगा, 1/2। तो 1/2 गुणा 2 प्लस अब षटकोण के कोनों पर 6 एटम यहाँ है, 6 एटम यहाँ है, कितने हैं, 12। षटकोण का एक कोना अन्य 6 षटकोण में बंटता है, तो एक षटकोण को कितना मिलेगा, 1/6। तो एक षटकोण को 1/6 मिलेगा, तो हमारे पास कितने हैं ऐसे, 12। तो कितना होगा, 1/6 गुणा 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। 3 प्लस इससे ये गया 1 प्लस इससे ये गया 2, कितना आया Z, 6 आ गया। Z हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इस षटकोण की एक खास बात देखो, इसके अंदर ये वाली तो भुजा हो गई A, ये वाली भुजा हो गई B। ठीक है, लेकिन ये खड़ी वाली ये वाली भुजा कौन सी है, ये है C। ठीक है भाई, तो आप खुद बताओ यहाँ पे इसके पैरामीटर क्या क्या बनेंगे, A बराबर B है, शॉर्ट में लिखो A बराबर B है, लेकिन वो C के बराबर नहीं है। क्लियर। और देखो A और C के बीच में वो 90 है। ठीक है,
और बी और सी के बीच में भी क्या है 90 है। इन एंगल्स को इनको अल्फा बीटा गामा से शो करते हैं। ए व बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं गामा, बी व सी के बीच में जो बनेगा उसको कहते हैं अल्फा, ठीक है। और क्या बच गया, ए व सी के बीच में जो बनेगा उसको क्या कहते हैं बीटा, ठीक है। तो ए व सी के बीच में भी 90 है, बी व सी के बीच में भी 90 है, लेकिन ये वाला कितना है 120 है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना अल्फा बराबर होता है बीटा, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, गामा के बराबर नहीं होता है, क्योंकि गामा तो 120 होता है। तो अल्फा और बीटा तो कितना होता है 90 डिग्री का, और गामा कितना होता है 120 डिग्री का। ये सारे के सारे इसके पैरामीटर होते हैं जो हम आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसके लिए ध्यान रखना ग्रेफाइट के लिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं। ग्रेफाइट के लिए अल्फा बीटा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री का होता है। ए और बी बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगी, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी निकालेंगे क्या, मात्रा कोष्टिका की संकुलन दक्षता, ठीक है। बात करते हैं संकुलन दक्षता की। तो अब हम बात करते हैं इसकी संकुलन दक्षता की। देखो इसकी संकुलन दक्षता आप ऐसे ध्यान रखोगे, इसकी संकुलन दक्षता का फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना यहाँ पे घन नहीं है, इस बार मात्रा कोष्टिका का आयतन षटकोणीय है, तो षटकोणीय मात्रा कोष्टिका का आयतन लेना पड़ेगा और आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्योंकि तीनों भुजाएं समान नहीं है, दो भुजाएं समान है, तीसरी भुजा अलग है, तो ए और आर में रिलेशन तीनों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आएगा। ए इज इक्वल टू तो 2r हो सकता है, यानी कि b इज इक्वल टू भी 2r हो सकता है, क्योंकि ए और b तो बराबर है। लेकिन ध्यान रखना c इज इक्वल टू √8/3 होता है, ठीक है। और इन सब मान को, और z बराबर कितना होता है 6, इन सब मान को और इसका आयतन यहाँ लिखोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी भी कितनी आएगी 74%। तो 74 आ गई, तो उसमें अंतरकाशीय अवकाश कितना रहेगा 26%, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना। अब दूसरी बात एक और करता हूँ यहाँ पे कि अगर z कितना है 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा इसके अंदर, वो भी कितना होगा 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 2 × 6 कितना होगा 12। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसका सारा, मतलब 2D क्रिस्टल चाहे 3D क्रिस्टल, उस सारे का सारा हम यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, पूरे के पूरे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1D से जब मैं 2D में गया तो 2D में मुझे दो प्रकार की व्यवस्थाएं मिली, SCP और HCP, ये हम पढ़ चुके हैं। SCP वर्गाकार निबिड़ संकुलन, HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन। SCP की पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आई थी 78.5, जबकि HCP की आई थी आपकी 90.6। वॉइड 100 में से आप लेस कर लो, 21.5 वॉइड बचेगी और इसकी वॉइड बचेगी 9.4। क्लियर। जब आप HCP से 3D में गए थे तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था SCC और BCC मिला था। SCC और हम इन दोनों में अंतर, और इन चारों के अंदर जब HCP से 3D में गए तो HCP 3D और CCP या FCC आज हमने पढ़ा। इन सब की सारी बातें एक साथ कर लेते हैं। क्लियर। तो बात करता हूं सबसे पहले व्यवस्था की। SCC की व्यवस्था क्या थी, ए व्यवस्था। Z कितना था इसका 1, A और R में रिलेशन कितना आया था, A इज इक्वल टू 2R। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी आई थी 52.4। वॉइड इसमें क्यूबिकल वॉइड थी, घनीय वॉइड थी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 थी। सेम बातें इसकी करते हैं। व्यवस्था का नाम AB व्यवस्था, और Z इसमें अवयवी कणों की संख्या 2 आई थी, क्योंकि एक सेंटर में था बाकी कोनों पर थे। A√3 इज इक्वल टू 4R, A√3 इज इक्वल टू 4R। A और R में रिलेशन निकाला था हमने। 68% इसकी संकुलन दक्षता आई थी, और इसके अंदर जो वॉइड थी वो विकृत टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल थी, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम कितनी होती थी, 8 होती थी। HCP 3D अभी हमने पढ़ा, AB अरेंजमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या 6 होती है। A इज इक्वल टू 2R, C इज इक्वल टू A√8/3 होता है। इसकी संकुलन दक्षता 74% होती है। और हमने 3D के लिए एक बात करी थी, जितना Z होता है उतनी ही उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है अष्टफलकीय, और उसकी डबल चतुष्फलकीय होती है। तो अगर इसकी Z 6 है तो Z का मान 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल तो हो गई इसके अंदर 6, और टेट्राहेड्रल हो गई इसमें 12। टेट्राहेड्रल में चतुष्फलकीय,
बात करते हैं यहाँ पे 4 हो गए इसके अवयवीकरण, एबीसी इसकी संरचना है, a√2 बराबर 4r, इसमें a और r में रिलेशन हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 74% हो गई। 8 इसमें चतुष्फल की रिक्तियां, 4 इसमें अष्टफल की रिक्तियां, और किसी भी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितनी थी 12। ये सारा का सारा 3D क्रिस्टल या सारे के सारे जो ठोस होते हैं उनकी व्यवस्थाओं के बारे में एक साथ वर्णन हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, अगले लेक्चर में हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे मात्रक कोष्टिका क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल समुदाय, ब्रेवे जालक, ये क्या क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।